पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। औरंगजेब के नए भक्त बने उबाठा। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम का तीखा हमला। मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू विरोधी रुख अपनाने का आरोप। नागपुर हिंसा के दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। मुंबई शिवसेना के उप नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने उबाठा गुट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नागपुर हिंसा में दंगाइयों का समर्थन कर उबाठा अब औरंगजेब के नए भक्त बन गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जल्द ही मातोश्री में छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे की तस्वीरों की जगह औरंगजेब की तस्वीरें नजर आएंगी। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने उबाठा गुट के हिंदू विरोधी रुख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नागपुर हिंसा में शामिल दंगाइयों की संपत्ति जब्त की जानी चाहिए और सरकार को मुआवजा वसूल करने के लिए बुलडोजर नीति अपनानी चाहिए। उनके मुताबिक जो लोग दंगे भड़काने में शामिल हैं, वे महाराष्ट्र के दुश्मन हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। निरुपम ने आरोप लगाया कि उबाठा गुट और संजय राउत मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू विरोधी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को तैमूर की इतनी चिंता नहीं होगी जितनी संजय राउत को महाराष्ट्र के दंगाइयों की चिंता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए संजय राउत को मुल्ला संजय राउत कहा और दावा किया कि उबाठा गुट अब हिंदुत्व से पूरी तरह मुंह मोड़ चुका है। नागपुर हिंसा में अब तक 104 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हाल ही में गिरफ्तार किए गए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले भी मोमिनपुर में कुछ सोशल मीडिया प्रभावितों ने भड़काऊ पोस्ट की थी, जिससे हालात बिगड़े थे। निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो सिर्फ मुस्लिम वोटों के दंगा भड़काने वालों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उबाठा गुट ने हाल ही में केंद्र सरकार के वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया था और इसके लिए देश के मौलानाओं के साथ बैठकें कर मुस्लिम समुदाय के समर्थन में खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि जैसे ममता बनर्जी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वैसे ही अब उबाठा सांसद संजय राउत भी उसी राह पर चल पड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय निरुपम ने दिशा सालियान मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अदालत को सतीश सालियान की याचिका पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पुलिस को इस मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना हमेशा हिंदुत्व की विचारधारा पर चलती रही है, लेकिन उबाठा गुट ने अब पूरी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण का रास्ता अपना लिया है। बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिकों को अब यह तय करना होगा कि वे किसके साथ खड़े हैं, हिंदुत्व के साथ या उन लोगों के साथ जो सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। और क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या कॉन्स्पिरेसी है, महाराष्ट्र के बाकी शहरों को भी जलाने की क्या तैयारी है, इस दिशा में भी जांच हो और अभी से प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पर ऐसे तमाम दंगाई प्रवृत्ति के मुसलमानों को गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे हम मांग करते हैं महाराष्ट्र सरकार से। निरुपम जी, कल अजित पवार ने इंसाफ पार्टी रखी थी, तो उन्होंने एक चीज का खुलकर जिक्र किया कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ आम उठाकर दिखेगा, उनके खिलाफ कोई चीज करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये महायुति की किस तरह की भूमिका है? आप वो बात करते हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अजीत दादा पवार ने जो बात कही है उसमें हम थोड़ा सा सुधार करना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि वो भी थोड़ा सुधार कर लें। जो मुसलमान देशभक्त हैं, जो दंगाई प्रवृत्ति के नहीं हैं, जो मुजाहिदीन प्रवृत्ति के नहीं हैं, उन तमाम मुसलमानों की रक्षा करने के लिए हम सब, हमारे देश का संविधान भी वचनबद्ध है और हमको यहां पर अजीत पवार से कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मुसलमान के नाम पर किसी भी व्यक्ति को जो दंगाई प्रवृत्ति का हो, जिसने दंगा भड़काया हो, जो मुजाहिदीन प्रवृत्ति का हो और महाराष्ट्र में आग लगाने के लिए फंड रेजिंग कर रहा हो, ऐसे मुसलमान के ऊपर हम आग उठाएंगे, कानूनन कार्रवाई भी करेंगे और अजीत दादा हमको रोक नहीं पाएंगे और रोकने की कोशिश भी ना करेंगे। गुड़िया सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जारी की सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्या कहेंगे इस पर? इस दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद एक लंबे समय तक इस प्रकार संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि इनकी आत्महत्या नहीं, मारा गया या उनको आत्महत्या करने के लिए लोगों ने प्रबलित किया। सरकार ने और व्यवस्था ने
लोगों को जो संदेह था, शक था, उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए, उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए एक सीबीआई इंक्वायरी लगाई। अब सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद यह पाया है उन्हें किसी ने प्रवृत्त नहीं किया था, वो स्वयं एक मानसिक अवस्था के तहत दबाव में आकर उन्होंने कदम उठाया था। मुझे लगता है इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे इस विषय पर विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की दोनों की मृत्यु को कनेक्ट करके देखने की आवश्यकता नहीं है। दिशा सालियन की मृत्यु एक बिल्कुल अलग परिस्थिति में हुई। सर, जिस तरह दिशा सालियन के पिताजी ने एक याचिका दायर की, किस तरह देखते सर ऐसी याचिका को, क्योंकि 5 साल बाद ये याचिका दायर हुई 2020 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सुशांत की जो आत्महत्या से मृत्यु हुई थी उसके 4-5 दिन या हफ्ते भर पहले ऐसी खबर आई थी उनके मैनेजर दिशा सालियन ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ये बार-बार चर्चा है कि दिशा सालियन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनके साथ गैंगरेप हुआ था और सामूहिक बलात्कार के बाद उसको मार दिया गया। शायद वो संभवतः वो नग्न अवस्था में थी जब उसकी बॉडी पाई गई। आज स्थिति यह है कि दिशा सालियन के जो पिताजी हैं उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र भी शामिल थे और उन्हें बहुत सारी बातें बताई। कोई भी पिता अपनी बेटी के बारे में इतनी बातें बिना वजह नहीं कह सकता। उस पिता की प्रार्थना को स्वीकार करना चाहिए, उस पिता की याचिका को स्वीकार करना चाहिए। और दिशा सालियन की जो मृत्यु हुई है और उसके आसपास जो रहस्य है उसको पूरी तरह से नए ढंग से केस ओपन करके जांच होनी चाहिए। कल ही नारायण राणे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे और जब दिशा सालियन की मृत्यु हुई और उसके बाद जब विषय निकल के आया कि उनके पुत्र का इसमें कहीं से इन्वॉल्वमेंट है, जो कहीं अय्याशी करने के लिए सब लोग थे, उनके पुत्र और उनके साथी, तब संभवतः नारायण राणे जी के पास उद्धव ठाकरे जी का फोन आया था, उन्होंने कहा मेरे बेटे को बचाइए। इसका मतलब, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जी को भी अंदाज है कि उनके बेटे का कोई इन्वॉल्वमेंट है और इस आधार पर अदालत से मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक सख्त निर्देश मुंबई पुलिस को देंगे और दिशा सालियन मृत्यु केस को फिर से ओपन करके और उसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र का हाथ है या और किसी का भी हाथ है, इसकी एक विस्तृत जांच करके दिशा सालियन और उसके परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर, पर सरकार आपकी एसआईटी आपकी फिर क्यों नहीं हो रहा है मामला इन्वेस्टिगेट? अदालत जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है दिशा सालियन? मुझे नहीं मालूम, एसआईटी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है सर। 1.5 साल हो गया। हाँ, तो अभी तक जो बताया जा रहा है कि एसआईटी जो गठित की गई थी उस एसआईटी ने अभी तक जांच पूरी नहीं की। अब मैं खुद आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि एसआईटी उस जांच को तेज करे। अगर कोर्ट के आदेश का इंतजार है तो कोर्ट का आदेश प्राप्त करे और दिशा सालियन की मृत्यु के पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच तत्काल शुरू करे नए सिरे से और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो भी सबूत पाए जाते हैं उस हमारे समक्ष रखें। सपा के सांसद हैं रामजी सुमन, वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों को आप बाबर के वंशज कहते हैं तो आप भी राणा साहब के वंशज हैं, जो कि लोग वास्ते इस पर क्या कहना है? ये सब जो समाजवादी पार्टी वाले थे, ये चाहे यहाँ हमारे संजय राउत हैं, उधर ममता बनर्जी है, उधर लालू यादव के परिवार के लोग हैं, इनको हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना बहुत अच्छा लगता है और उनको हर हाल में कैसे मुगल शासकों ने जो अत्याचार किया था या मुगल शासकों के जो अत्याचार की कहानी उसको कैसे छुपाना है, इसी दिशा में सोचते रहते हैं और ये सब मुस्लिम लोगों की लाचारी है। ऐसे लाचार लोगों की मैं निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ। जहां तक इतिहास की बात है उसमें जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि राजपूताना क्या था, मुगल क्या था, उनका अलायंस क्या था, उस पर मैं विस्तार से नहीं जा सकता, इतना वक्त नहीं है। सर, मराठी सरकारची या ठिकाणी सुशांत सिंग राजपूतच्या प्रकरणामध्ये रिया चक्रवर्तीचं नाव संशयित म्हणून घेतलं होतं। सीबीआयनं क्लोजर रिपोर्ट फाईल केला आहे, त्यांना दिलासा दिला आहे। दुसरीकडे दिशा सालियनच्या वडिलांनीही या ठिकाणी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आणि आदित्य ठाकरे आणि या सगळ्यांवर गुन्हा दाखल करून चौकशीची मागणी केली। कसं बघताय तुम्ही या दोन्ही गोष्टींकडे? मी बोललो तुमच्या
यापूर्वी बोललो मी, अजून बोलू देतो. सुशांत सिंग राजपूत ने जो आत्महत्या केली, ज्या कारणास्तव त्यांची मृत्यू झाली, त्यानंतर एक असा एक मोठा संशय होता. त्याने आत्महत्या नाही केली, त्यांची हत्या झालेली आहे. ज्या लोकांनी संशय व्यक्त केला त्याच्या एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स देऊन शासनाने सीबीआय इन्क्वायरी केली आणि आता सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट आलेला आहे. म्हणजे त्यांचे क्लोजर रिपोर्ट मध्ये असं सांगितलं आहे की कोणीही बहिणीच्या आत्महत्या आणि यांची हत्या झाली नाही आणि त्यांच्या आत्महत्यामध्ये कोणाचाही काही हात नाही. त्यांनी स्वतः एक मानसिक दबावाखाली येऊन असा एक निर्णय घेतला होता. म्हणजे तो आता क्लोजर रिपोर्ट म्हणजे तो विषय आता स्वीकार केला पाहिजे. पण सुशांत सिंग राजपूत आणि दिशा सालियनची मृत्यू तो वेगळा विषय. सुशांत सिंग राजपूतची आत्महत्याच्या 5-7 दिवसांपूर्वी दिशा सालियनची आत्महत्या किंवा हत्याची अशी एक बातमी आली होती आणि दिशा त्यांची मॅनेजर होती असा आम्हाला असं सांगितलं गेलं होतं त्यावेळी. आणि दिशा सालियनची हत्याबद्दल असा एक चर्चा होती मुंबईमध्ये की त्यांच्यावर गँग रेप झाला आणि त्या गँग रेपच्या दिवशी तिकडे उद्धव ठाकरेचे सुपुत्र पण होते, जो महाराष्ट्राने त्यावेळी मंत्री होते आणि खूप असे तरुण वर्ष लोक होते आणि सगळे अय्याशी करत होते आणि अय्याशीच्या नंतर काहीतरी वाद झाला आणि त्यानंतर त्याची हत्या केली गेली. आता त्याच्यामध्ये एक SIT पण आहे. SITने का अजूनपर्यंत चौकशी पुन्हा केली हा एक विषय आहे, हा एक प्रश्न आहे. तर प्रश्न विचारला पाहिजे मुंबई पोलीस कडून. मी असं मागणी करतो की SITचे काम आता एक्सपेडाइट झाला पाहिजे आणि लवकरात लवकर त्यांनी एक फायनल रिपोर्ट दिला पाहिजे. पण या दरम्यान दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन ते हायकोर्टमध्ये गेलेले आहेत. तर त्यांनी उघडपणे असा आरोप केलेला आहे की त्यांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता आणि त्यांनी आत्महत्या नाही केली, त्यांची हत्या केली गेली आणि त्या दिवशी तिकडे उद्धव ठाकरेचे सुपुत्र आणि त्यावेळेचे मंत्री पण होते. एक वडिलांकडून जर असा आरोप लावून जात होता म्हणजे वडील कधी खोटं बोलत नाही, कमीत कमी स्वतःच्या मुलीबद्दल कमी खोटा बोलू शकतो. तर त्यांची जो प्रार्थना आहे, पिटिशन आहे, त्याच्यावर कोर्टाकडून अदालतकडून एक निर्णय आला पाहिजे आणि त्या निर्णय सक्त निर्णयाच्या आधारावर मुंबई पोलिसांतर्फे एक ओपन चौकशी करून दिशा सालियनची हत्यामध्ये कोणाकोणाचा हात आहे याच्यावर एक रिपोर्ट आली पाहिजे आणि त्याच आधारावर जे काही अभियुक्त आहेत, आरोपी आहेत, त्यांच्या विरोधात एक कारवाई झाली. नाही पण सरकार तुमचं ड्रायव्हिंग SITच्या रिपोर्टला वेळ का लागतोय आणि दुसरीकडे तुमच्या माहितीचे भाजपचे काही आमदार आरोप करतात की पुरावे नष्ट केले गेले, तर असं कसं काय होतं? तुमचा प्रश्न एकदम वाजिब आहे की आमचं सरकार आहे, आणखी पोलीस आहे आणि SIT म्हणजे मुंबई पोलीसची एक व्यवस्था आहे, स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम आहे. तो SITने अजूनपर्यंत काम का पूर्ण नाही केला हा एक प्रश्न आहे. आम्ही तुमच्या मार्फत मुंबई पोलीसचे असं निवेदन करतो की तुम्ही लवकरात लवकर तुमचा जो कामकाज आहे चौकशीचा त्याला एक्सपेडाइट करा, तेज करा, तीव्र करा आणि लवकरात लवकर जे काही झालेलं आहे तो लोकांसमोर आणा. या सर्व प्रकरणात नाही कारण का 2.5 वर्ष शिंदे साहेबांचं सरकार होतं, आता फडणवीस साहेबांचं सरकार आहे, तर या काळामध्ये तर या ऍक्टिव्हिटी काही मला असं वाटत नाही की पुरावा कोणी नष्ट करू शकतो. सर्वप्रथम प्रश्नाचा की पुरावा होता काय आणि पुरावा होता तो अजून आहे का? काही पुरावा असा असतात की तो एक लाईफ लॉंग चालतो, तसा एकदम नष्ट करून काहीतरी मोठा कारस्थान होत आहे मला असं वाटत नाही. तरीही SITचे अधिकाऱ्यांचा जो वक्तव्य येईल तो अधिकृत मानला जाईल. ते सांगू शकतात की पुरावा काय आहे, काय राहिलेला आहे आणि काय आता संपलेला आहे. SIT मध्ये जरा एक विश्वास ठेवा अशी माझी विनंती आहे. ठीक आहे. संजय राऊत यांनी अडवाणीवर एक टीका केली आहे की अडवाणीची स्थिती पाहिल्यावर कैदेतील शहाजहानची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. काय कैदेतील शहाजहानची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही अडवाणीची स्थिती पाहिल्यावर.
लालकृष्ण अडवाणी जी या देशाचे उपपंतप्रधान होते, देशाचे गृहमंत्री होते. तर आजची जो भारतीय जनता पार्टी आहे ते भारतीय जनता पार्टीचे एक रचयिता होते, रचनाकार. त्यांची वय झालेली आहे. ते अखेरपर्यंत ते लोकसभामध्ये होते, निवडून येत होते. आता वय झाल्यानंतर कोणी किती ऍक्टिव्ह राहू शकतो हा एक मोठा प्रश्न. प्रत्येक 8 नोव्हेंबरला मोदीजी आणि कॅबिनेट मिनिस्टर, सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर अडवाणीजीच्या घरी जातात, त्यांच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतात. अडवाणीजीची वय बहुतेक 90+ आहे, म्हणजे 90+ 95+ आहे. त्यांना एक अजून एक दीर्घायू भेटो आम्ही अशी कामना करतो. आणि तर कोणीही कायदेत ठेवलेला नाही. ज्यांचे आराध्य दैवत औरंगजेब आहे त्यांना औरंगजेबचा सर्व कार्य स्वीकारायला लागतो. औरंगजेबने शहाजहानला कायदेत ठेवला होता, पिण्याचं पाणी पण नाही देवत होता. त्यावेळी शाहजहां ने सांगितला होता कि तुम कुछ हिंदुओं से सीखो, तुम जीते जी मुझे पानी नहीं दे रहे हो, लेकिन हिंदू मरने के बाद भी अपने पितरों को पानी देते हैं. आज स्थिती अशी आहे की लालकृष्ण अडवाणीजीला केंद्र शासनातर्फे सर्व प्रकारची सुविधा आहे, कुठल्या प्रकारची कैदेत नाही. आणि त्यांच्या भेटीगाठीसाठी त्यांच्या इच्छाप्रमाणे कोणीही जाऊ शकतो, भेटू शकतो, त्यांच्या बरोबर चर्चा करू शकतो. तो संजय राऊतनी एकदम चुकीचा असा वक्तव्य केलेला आहे. त्यांनी हा वक्तव्य परत घेतला पाहिजे, नाही तर त्यांच्यावर काहीतरी कारवाई पण होऊ शकतो. कारण लालकृष्ण अडवाणी एक मोठे नेते आहेत आणि त्या चांगल्या रीतीने राहत आहेत आणि त्यांच्याबद्दल केंद्र शासनावर भाजपच्या नेता मंडळीवर जर असा आरोप केला तो त्यांच्या विरोधात मोठी कारवाईची मागणी होऊ शकते. इसको हिंदी में भी बता दीजिए. लालकृष्ण अडवाणी जी संभवतः इस समय देश के वयोवृद्ध नेता हैं. 95 से ज्यादा उनकी उम्र हो सकती है, मुझे ऐसा अंदाज है. देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं. आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको गढ़ने वाले, रचने वाले अडवाणी जी, और ऐसे अडवाणी जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और देश के तमाम हिंदू संगठनों और हिंदू विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों के मन में एक जबरदस्त सम्मान है, आदर. और वही आदर हर साल 8 नवंबर को, जहां तक याद आ रहा है, 8 नवंबर को हर साल मोदी जी और उनके कैबिनेट के सभी जो सदस्य हैं, अमित शाह वगैरह, ये सभी लोग जाते हैं और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं. उनके लिए उनसे मिलना जुलना उनकी इच्छा पे निर्भर करता है. हालांकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन वो किसी कैद में नहीं है. एक दूसरा, उनका पूरा ख्याल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और केंद्र सरकार करता है. तीसरा, उनके लिए एक अगाध प्रेम और श्रद्धा है बीजेपी के लोगों के बीच और आज की सरकार में बैठे लोगों के बीच. ऐसे में औरंगजेब के कुकृत्य से अडवाणी जी की परिस्थिति की तुलना करना मुझे लगता है ये वही लोग कर सकते हैं जो औरंगजेब को अपना आराध्य देवता था. औरंगजेब ने जब शाहजहां अपने पिता को कैद में रखा था तब उनको पीने का पानी भी नहीं देता था. और तब एक बार शाहजहां ने कहा था कि कुछ हिंदुओं से सीखो, तुम जीते जी अपने पिता को पीने का पानी नहीं दे रहे हो, हिंदू मरने के बाद भी पितरों को अपने पानी पिलाते हैं. ऐसा औरंगजेब जो क्रूर था, अत्याचारी था, जिसने अपने भाइयों की हत्या कर दी. एक बड़े भाई की तो हत्या करके उसकी मुंडी को उसने दिल्ली के खूनी दरवाजा पे लटका दिया था. 2 महीने तक लटका हुआ था. वो आज खूनी दरवाजा है वहां पे बहादुर शाह रोड पे. ऐसे औरंगजेब का मान सम्मान रखने के लिए केंद्र सरकार और अडवाणी जी का विषय सामने लाने वाले ये साबित करते हैं कि औरंगजेब के प्रति उनके मन में जबरदस्त प्रेम और श्रद्धा है. और ठीक है.